In memory of W.B. Yeats, written by W.H. Auden। जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, ये एक ऐसी पोएम है जो एक फेमस पोइट W.B. यीट्स के बारे में लिखी है W.H. आर्डन ने। और इट्स अ काइंड ऑफ एलिजी। एलिजी बेसिकली इज़ अ पोएम और अ फॉर्म ऑफ पोएम जिसमें किसी डिसीज़्ड पर्सन को एडमायर किया जाता है, एप्रिशिएट किया जाता है और उसकी डेथ को मॉर्न किया जाता है। इसको हम एलिजी कह सकते हैं। काइंड ऑफ एलिजी इसलिए है कि एलिजी के स्ट्रिक्ट फॉर्म को ये पोएम फॉलो नहीं करती, चूँकि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है पोइट ने, W.H. ऑडेन ने W.B. यीट्स की डेथ को, और ना ही उसने ये कहा है कि जैसे सारी नेचर ही और सब लोग ही उसको मॉर्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली उसको एडमायर किया है। तो हम इसको स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड एलिजी उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन ये एलिजी बहरहाल एक है, चूँकि ये उसकी याद में लिखी गई है, उसके डेथ के बाद लिखी गई है उसको याद करने के लिए। एक लॉन्ग पोएम है ये, इसके 3 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में पोइट जो है उसकी डेथ का ज़िक्र करता है W.B. यीट्स की, और सेकंड इसका जो सेक्शन है उसमें वो उसको यू करके मुखातिब करता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ करता है, और थर्ड पर्सन जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो एक एलिजी की फॉर्म में है। पहला जो इसका सेक्शन है उसके 5 स्टेंजास हैं, सेकंड सेक्शन में एक ही स्टेंजा है, और थर्ड सेक्शन है उसके 6 स्टेंजास हैं। तो इनकी लेंथ जो है, लाइंस जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। He disappeared in the dead of winter. The brooks were frozen, the airports almost deserted, and snow disfigured the public statues. The mercury sank in the mouth of the dying day. But instruments we have agreed, the day of his death was a dark, cold day. जो फर्स्ट स्टेंजा में इमेजरी यूज़ की गई है, उससे ये पता चलता है कि डेथ की बात हो रही है, कोल्डनेस की बात है, विंटर की बात है, और सब चीज़ें जो हैं वो डेथ से रिलेटेड हैं। तो वो उसके डिसअपियर होने की बात करता है W.B. यीट्स के, और उसकी डेथ का बेसिकली वो जिक्र कर रहा है कि द डेड ऑफ विंटर। तो डेड इटसेल्फ डेथ को शो करती है, और विंटर भी कोल्डनेस को शो करता है। और ब्रूक्स वर फ्रोज़न है उस वक्त। ये बिल्कुल ही सीन जो है वो एक विंटर का सीन है, एयरपोर्ट्स डिज़र्टेड थे, स्नो है हर तरफ, और उन सारी चीज़ों की बात है जो कोल्डनेस को शो करती हैं और जो डेथ का ज़िक्र वो करती हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं जो उसने इमेजरी यूज़ की है, बेसिकली वो कोल्डनेस है और डेथ है, उसको डेथ को सिम्बलाइज़ करती है। तो W.B. यीट्स की डेथ का वो ज़िक्र कर रहा है कि द डे ऑफ हिज डेथ वाज़ अ डार्क कोल्ड डे। Far from his illness, the wolves ran on through the evergreen forest. The peasant river was untempered, tempted by the fashionable keys, by morning tongues. The death of the poet was kept from his poems. अब सेकंड स्टेंजा में वो ज़िक्र कर रहा है कि उसकी डेथ से ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। पोएट के बारे में जो पहले बात की है, किस तरह से उसकी डेथ ने वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है, सेकंड स्टेंजा में वो कह रहा है कि उसकी डेथ से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वो नहीं हुआ। हर चीज़ अपनी रूटीन के मुताबिक ही है, वो सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। और जो डेथ है पोएट की, उसने उसको सेग्रीगेट कर दिया फ्रॉम हिज पोएम्स, यानी अब उसकी पोएम्स बाकी रह गई हैं और वो फिज़िकली उसकी अपनी डेथ हो चुकी है। बट फॉर हिम इट वाज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, an afternoon of nurses and rumors. The province of his body revolted, the square of his mind were empty, silence invaded the suburbs, the current of his feeling failed, he became his admirers. अब वो बात कर रहा है कि डेथ से जो पहले का सीन था कि किस तरह वो हॉस्पिटलाइज्ड रहा है और वो नर्सेज के
अंडर ट्रीटमेंट था या उनकी अंडर केयर रहा है मरने से पहले, और रूमर्स थी कि अब उसकी ज़िंदगी इतनी देर बाकी है या उसकी लाइफ इतनी रह गई है। यहाँ पे उसने जो इमेजरी यूज़ की है, जो सिंबल्स यूज़ की हैं, जैसे द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी, द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड, साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स, तो ये सारी चीज़ें एक कंट्री को शो करती हैं। ये सब वो चीज़ें जिनसे मिलके एक कंट्री बनता है। तो बेसिकली उसने ये शो किया है कि ही वाज अ कंट्री इन हिमसेल्फ। तो वो पूरा एक कंट्री था, उसकी डेथ सिर्फ एक इंडिविजुअल की डेथ नहीं है, बल्कि पूरे एक कंट्री की, एक काइंड ऑफ स्टेट की, किंगडम की वो जैसे डेथ है। और वो फिर अगेन यही बात है कि फिज़िकली उसकी डेथ हो चुकी है और उसके एडमायरर्स के पास अब उसकी पोइट्री बाकी रह गई है। Now he is scattered among 100 cities and wholly given over to unfamiliar affections to find his happiness in another kind of wood and be punished under a foreign code of conscience. The words of a dead man are modified in the guts of the living. अब वो 100 सिटीज़ में स्कैटर्ड हो गया है, मतलब डेथ के बाद एक फ़िज़िकल तो एक्सटेंशन उसकी हो गई है, यहाँ से वो चला गया है, लेकिन उसकी जो पोइट्री है वो प्रिवेल कर गई है 100 सिटीज़ में, पूरी दुनिया में सिटी कर गई है। और बहुत से उसके एडमायरर्स हैं जो उसकी पोइट्री को पढ़ते हैं, उसको चेरिश करते हैं। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अदर काइंड ऑफ वुड, यहाँ पे पोइट ने लाइफ आफ्टर डेथ की तरफ वो सिग्नल किया है कि वो एक और तरह की ज़िंदगी जो है वो उसमें वो चला गया है। और वर्ड्स ऑफ डेड मैन है, उसकी पोइट्री जो है वो एक डेड मैन की पोइट्री है, और जिसको रीडर्स जो हैं अब ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है वो कि उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, ये उनकी अपनी वो मर्ज़ी है। But in the importance and noise of tomorrow, when the brokers are roaring like beasts on the floor of the wars, and the poor have the sufferings to which they are fairly accustomed, and each in the cell of himself is almost convinced of his freedom, a few thousand will think of this day as one think of a day when one did something slightly unusual. When instruments, what instruments we have agreed, the day of his death was a dark, cold day. तो अब वो कह रहे हैं कि अगरचा उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं है जिससे दुनिया वो हिल के रह जाती, और सारी चीज़ें अपनी रूटीन में चल रही हैं। ब्रोकर्स जो है वो यहाँ पे एक सिमिली यूज़ की है उसने कि आर रोरिंग लाइक बीस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ बॉर्स। बॉर्स जो है वो पेरिस की एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसको आप इक्विवेलेंट समझ लें वॉल स्ट्रीट का, कि रूटीन का कारोबार शुरू हो चुका है। और पुअर जिस तरह से पहले सफ़र कर रहे थे, जिस तरह से उनको सफ़रिंग की आदत पड़ गई है, उसी तरह से वो अब भी सफ़र कर रहे हैं। और हर कोई अपनी ज़ात में ही अपने आप को कैद करके ये समझता है कि जैसे वो फ्री है। मतलब ये है कि हालत इस दुनिया की वैसी है, बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुई। उसको WB यीट्स के जाने से भी कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ा। सिर्फ इतना है कि शायद कोई कुछ लोग सोचते हों इस बारे में कि कोई स्लाइटली मामूली सा अनयूजुअल इवेंट हुआ है, वाक़या हैपनिंग हुई है कोई उसकी डेथ की वजह से। तो ये रेपिटेशन है उन लाइंस की, उनको एम्फसाइज़ करने के लिए कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे। नेक्स्ट सेकंड सेक्शन में देखते हैं जो उसका एक स्टैंजा है। यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्ड इट ऑल, द पैरिश ऑफ रिच वुमेन फिजिकल डिके, yourself mad Ireland hurt you into poetry. Now Ireland has her madness and her weather still. For poetry makes nothing happen, it survives in the valley of its making, where executives would never want to tamper flows on south, from ranches of isolation to the busy graves, raw towns that we believe and die in. It survives a way of happening a mouth. तो इस सेकंड पोर्शन में डायरेक्टली एड्रेस करता है पोइट जो है WB यीट्स को कि तुम बिल्कुल उस तरह से ही सिली थे जिस तरह से हम लोग सिली हैं, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं, लेकिन तुम्हारी पोइट्री जो है वो एक बड़ी गिफ्टेड चीज़ है जो तुमको बाकी लोगों से, बाकी हम सब से डिस्टिंग्विश करती है, मार्क्ड एक क्वालिटी है।
और एक फ़िज़िकल डिके जिस तरह से नेचुरली सबके साथ होता है, वही उसके बारे में कहता है कि वो तुम्हारे साथ भी वो हुआ है। आयरलैंड जो है वो उससे उससे तुम्हारी पोइट्री को दुःख हुआ, यानी कि तुमने उस पे असरअंदाज़ होने की कोशिश की आयरलैंड पे, लेकिन आयरलैंड की मैडनेस उसी तरह बाकी है और उसके वेदर उसी तरह से हैं और उसकी एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि पोइट्री जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे ज़्यादा कोई चीज़ वो पोइट्री जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती किसी भी चीज़ों पे। और एक वे ऑफ हैपनिंग है, माउथ है कि पोइट्री जो है बस एक जैसे कोई स्पीकर है, कोई बात करता है, ये कहने की बात ही है पोइट्री, और इससे कोई असर वो नहीं होता। या पोइट के बारे में कहता है कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा वो कुछ बाहिसियत बाकी नहीं है। थर्ड सेक्शन में, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, विलियम यीट्स इज लेड टू रेस्ट, लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री। अब वो कहता है अर्थ ने एक बड़े ऑनर्ड गेस्ट को रिसीव किया है, उसको वो अर्थ को ये कह रहा है कि जैसे वो इस गेस्ट को, इस पोइट को रिवाइव कर दे, इसकी सोल को रिवाइव कर दे। विलियम यीट्स फर्स्ट टाइम उसने नाम लेके, विलियम यीट्स का नाम लेके उसको कहा है कि उसको यहाँ पे मदफन है उसका, उसको दफनाया गया है। और आयरिश वेसल वो उसको कहता है WB यीट्स को कि वो अब उसकी पोइट्री से खाली हो गया है। In the nightmare of the dark, all the dogs of Europe bark, and the living nations wait, each sequestered in its hate. अब यहाँ पे बेसिकली अलूडिंग की टेक्निक इस्तेमाल की है इसने। अलूडिंग का मतलब होता है किसी फेमस चीज़ की तरफ या किसी इवेंट की तरफ, किसी पर्सनैलिटी की तरफ रेफरेंस देना। अब ये वर्ल्ड वार 2 की बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वार 2 की तरफ वो इशारा है पोइट का कि जब जितनी यूरोपियन नेशंस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई थी और वो एक दूसरे से अलग थलग हो गई थी और एक दूसरे से उनको बहुत ज़्यादा वो नफ़रत हो गई थी। ये उन दिनों की बात है कि जब उसकी WB यीट्स की डेथ हुई थी। Intellectual disagree stares from every human face, and the seas of pity lie locked and frozen in each eye. अच्छा, यहाँ पे सेकंड जो हमने स्टेंजा पढ़ा है उसमें उससे हमें पता लगता है कि फ़र्स्ट टाइम उसने एक रेगुलर राइम स्कीम इसमें शुरू की है। इससे पहले तो हमें वो फ्री वर्स की फॉर्म में पोएम नज़र आती है। तो इंटेलेक्चुअल डिस्ग्रेस की बात करता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इंटेलेक्चुअलिज़म से खाली हो गए हैं। वो अब मटेरियलिस्टिक उनकी वो अप्रोच हो चुकी है और इस तरफ वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ वो नहीं जाते और हर कोई जो है वो एक पैथेटिक कंडीशन में नज़र आ रहा है, हमें वो दिखाई देता है। परहैप्स WB यीट्स की मौत से ज़्यादा वर्ल्ड वार 2 जो है वो उसके इम्पैक्ट को शो करे। Follow, poet, follow right to the bottom of the night with your unconstraining voice still persuades us to rejoice. तो कह रहे हैं कि जो ये पोइट है WB यीट्स है, इसकी वॉइस ऐसी है जिसको कंस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। जैसे इसने आयरिश मूवमेंट के बारे में, आयरिश की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में भी पोइट्री की है, उसमें भी उसके बारे में भी लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी वॉइस को रोका नहीं जा सकता या वो रुकता नहीं है, तो वो उसको कहते हैं कि ये आवाज़ चलती रहेगी, इसको कोई दबा नहीं सकता। With the farming of a verse, make a vineyard of the curse, sing of human unsuccess in a rapture of distress. तो अगेन ये वर्ल्ड वार 2 की तरफ पॉइंट आउट किया है पोइट ने कि जो WB यीट्स है उसने कोशिश ये की है कि ये जो अनसक्सेस है, ये जो फेल्ड है, ये जो मिजरेबल कंडीशन है ह्यूमन बीइंग्स की ड्यू टू द वर्ल्ड वार 2, या ऐसे जो चीज़ें हैं जिन्होंने इंसान को ये अर्ज किया है कि वो वार जैसी चीज़ में इन्वॉल्व हों, उसको वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करता रहा है और इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस। और वो अपने इन पोइट्री में उसको हमेशा उसने उसको कंडेम किया है। इन द डेजर्ट्स ऑफ द हर्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो एंड होती है पोएम ऑन अ नोट ऑफ होप के जो डेजर्ट्स हैं, हार्ट के जो डेजर्ट्स हैं, उनको उनको हम करते हैं, सराब करते हैं फाउंटेन से, पानी से। वाटर का सेकंड टाइम उसने वो यूज़ किया है यहाँ पे, सिंबल या इमेजरी यहाँ पे यूज़ की है। और वो कह रहे हैं कि हमें हमें बताना चाहिए, हमें ये समझाना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए इंसान को कि किस तरह से वो एक इंटेलेक्चुअल परसुएट्स में इंडल्ज कर सकते हैं अपने आप को और उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये थी
W.H. ऑर्डन की पोएम W.B. यीट्स के बारे में इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। आई होप आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा।